है उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति प्रयोगिनः। ये श्लोक हमारे संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में बताता है, जिनमें से एक है दंडी। दंडी के जीवन से आपको परिचय करवाऊं तो आरंभ होता है भारवी से। भारवी का नाम आपने सुना ही है। भारवी कौन थे? भारवी किरातार्जुनीयम के, कोई बात नहीं, कई बार फाइल डूब जाती है तो निकालने में समय लगता है। तो भारवी के 3 पुत्र हुए, जिनमें मध्यम दूसरे नंबर का जो पुत्र था वो था मनोरथ। कौन था? मनोरथ के 4 पुत्र हुए। इस वंशावली को ध्यान में रखना। भारवी का पुत्र, मध्यम पुत्र जो मनोरथ, और मनोरथ के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा था वीरदत्त। मनोरथ का सबसे 4 पुत्र थे, 4 वेदों के समान 4 पुत्र थे, तो उनमें जो सबसे छोटा था वीरदत्त। उस वीरदत्त की पत्नी थी गौरी। ठीक है, तो वीरदत्त और गौरी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था दंडी। अब समझ आया ना? तो दंडी जो है, दंडी का जन्म होता है, और जैसे ही जन्म होता है तो दंडी के पिता अर्थात वीरदत्त की मृत्यु हो जाती है। तो ये कांची नामक स्थान जो दक्षिण भारत में है, वहां पे निराश्रय, मतलब जिसका कोई आश्रय नहीं होता है, निराश्रय होकर घूमते हैं, रहते हैं। अब ये भारवी के साथ कई लोग मानते हैं कि भारवी परदादा नहीं थे, परदादा ही हुए ना, भारवी परदादा नहीं थे, दामोदर नाम के एक व्यक्ति परदादा थे दंडी के। लेकिन कुछ श्लोक या कुछ ग्रंथों के उद्धरण प्राप्त हुए जिसमें लगता है कि भारवी के कोई बड़े अच्छे मित्र थे दामोदर, तो इसलिए दामोदर को भी कहीं कहीं संबंधित बताया गया है। तो ये मान के चलिए कि भारवी के वंश में दंडी की उत्पत्ति होती है, वीरदत्त और गौरी के पुत्र होते हैं दंडी, और दामोदर जो थे वो उनके प्रपितामह के अच्छे मित्र दामोदर थे, अर्थात भारवी के अच्छे मित्र दामोदर थे। अभी आपको कांची का नाम लिया तो भारवी का संबंध जो है वो दक्षिण भारत से हमें पता लगता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत से भारवी जो थे वो संबंधी थे, इनकी जन्मभूमि भी दक्षिण ही थी, और इनका जो लालन पालन हुआ है वो पल्लव नरेशों, पल्लव राजा हुए है ना, चोल पल्लव इत्यादि कई राजवंश हुए हैं, तो पल्लवों के राज्य में इनका लालन पालन हुआ। बड़े सुख से इन्होंने अपने बचपन के दिन वहां बिताए। अब भारवी की कितनी रचनाएं हैं तो इस विषय में राजशेखर का बड़ा सुंदर श्लोक आता है। त्रयो अग्निस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः, 3 है। त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। दंडी के 3 प्रबंध है, अर्थात दंडी के 3 प्रबंधों का अस्तित्व जो है वो राजशेखर ने स्वीकार किया। तो ऐसे दंडी हमारे संस्कृत साहित्य में हुए हैं, जिनके काल के विषय में बड़ा संदेह है। इतना तो स्पष्ट है कि दंडी जो है वो कालिदास के बाद हुए, इसके तो कई प्रमाण हैं, और कहीं कहीं लगता है कि वो बाण भट्ट जो हुए हैं, बाण भट्ट के समकक्ष हैं, उनके समय के लगते हैं। प्रोफेसर आर नरसिंहाचार्य और बेलवलकर, इन दोनों ने दंडी का समय जो है वो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बताया। ठीक है, 680 690 ऐसा लगभग इस रेंज का बताया है ना। तो नरसिंह वर्मा कहते हैं कि 690 से 795, 690 से 690 हुआ तो वो 7वीं शताब्दी है, ठीक है, जिसमें 700 आता है। तो 690 से 795 इस समय में कभी जो है वो दंडी हुए हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी का अंत और 8वीं का आरंभ
ये दंडी का समय। अब एक्चुअल तो हम बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए सप्तमी का उत्तरार्ध, लास्ट का टाइम, और अष्टमी का आरंभ जो है वो इनका समय है। 3 रचनाएं मैंने बताई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली है काव्यादर्श। कौन सी आई? काव्यादर्श। दूसरी है दश कुमार चरितम। दशकुमार चरितम। और तीसरी है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि राशि करने का है, त्रयो अग्निस्त्रयो देवास त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। उन्होंने 3 ही माने हैं, तो उनमें पहला है काव्यादर्श। क्या है? काव्यादर्श। अब काव्यादर्श के बारे में कहें तो काव्यादर्श काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। ये कोई स्टोरी नहीं है। क्या है? काव्य शास्त्र का। अब काव्य शास्त्र क्या, पहले यही बताइए आप। जिसमें काव्य का लक्षण बताया है, काव्य के भेद बताए हैं, अलंकार बताए हैं, शब्द शक्तियां बताई हैं, ये सब कहाँ बताए जाते हैं? काव्य शास्त्र में बताए जाते हैं। क्योंकि काव्य या महाकाव्य में तो स्टोरी होगी, लेकिन काव्य शास्त्र जो होता है वो काव्य कैसे लिखे जाते हैं उसको बताता है। अब समझ आ गया ना कि क्या चीज है ये काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ का एक और जो विशेषता हमें देखने को मिलती है, भरत मुनि ने पहला काव्य शास्त्र, पहला नाट्य शास्त्र लिखा है। उसके बाद भामह जो है वो अपना ग्रंथ लिखते हैं काव्य अलंकार। काव्य अलंकार के बाद दंडी पहले हैं जिनका काव्य शास्त्र रूपी ये ग्रंथ प्राप्त होता है। अर्थात भरत के बाद भामा और भामा के बाद दंडी। अर्थात प्रमुख की बात कर रहा हूं, जो प्रमुख काव्य शास्त्र के ग्रंथ आए हैं। तो इसलिए, लेकिन काव्य शास्त्र से अगर इसकी तुलना करें, इस काव्यादर्श की, तो दंडी का जो ये काव्यादर्श है वो अधिक प्रौढ़ है, डीप है, थोड़ा कठिन होगा, अधिक व्यापक है, ज्यादा फैला हुआ है और अधिक व्यवस्थित है। प्रौढ़, व्यापक और व्यवस्थित। कठिन भी है, फैला हुआ है, बड़ा है और सिस्टमेटिक है। किसकी तुलना में? काव्य अलंकार की तुलना में। ठीक है जी। और ये ऐसा काव्य शास्त्र था जिसने आने वाले ग्रंथों को, रचना शैलियों को प्रभावित किया। अर्थात जैसी उसने शैलियां बताई थी वैसा बाद के कवियों ने प्रयोग किया। इसमें 4 परिच्छेद हैं। देखो बच्चों, कई ग्रंथों में अध्याय होते हैं, कईयों में निश्वास होते हैं, कईयों में उच्छ्वास होते हैं, कईयों में परिच्छेद होते हैं। तो इस काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं और 660 पद्य हैं, 660 पद्य हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक निष्कर्ष रूप में, काव्यादर्श के रूप में बताया। अब अगला ग्रंथ है दश कुमार चरितम। इसका नाम तो आपने सुना होगा। दश कुमार चरितम एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यादर्श का। हो सकता है आपने नाम ना सुना हो। साहित्य की लाइन में जब आप आगे बढ़ेंगे, आपकी इच्छा होगी, अगर आपने पीएचडी इत्यादि करनी है, तो इन ग्रंथों से आपको परिचित होना पड़ेगा। काव्यादर्श हो गए, काव्य अलंकार हो गया, काव्य अलंकार सूत्र हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया। तो इन ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, औचित्य पढ़ना पड़ेगा। जो आपने 7 संप्रदाय पढ़े हैं ना, 5 संप्रदाय पढ़े हैं ना साहित्य में, वो संप्रदायों से परिचित होना पड़ेगा।